Hi guys, so today I have come up with something new. Some of my learners as well as students, they suggested me to make videos on UGC NET previous year questions as well as their explanations. So I have come up with a very interesting topic, that is research methodology. I have selected 10 questions. It doesn't mean that I will be discussing only those 10 questions. For this video, I have taken up 10 questions because we will be discussing thoroughly and किस तरीके से हमें आंसर को सेलेक्ट करना चाहिए जब भी हम कोई पेपर दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभार बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन, हर चीज हमें नहीं पता हो सकती। एक टीचर को भी हर चीज नहीं पता हो सकती, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो ऐसी ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आप परफेक्ट हो, आपको हर चीज पता हो। तो एक तरीका होता है हमेशा एक क्वेश्चन को अप्रोच करने का, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, a researcher is interested in studying the prospects of a particular political party in an urban area. Which tool should be preferred to collect the data? Now, एक urban area है, ठीक है, और उसमें political party है कोई XYZ। उस एरिया में हमें पता करना है कि वहां के जो लोग हैं वो उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, उसका क्या आगे फ्यूचर है और क्या वो कैसी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, शेड्यूल। जब तक आप इसमें सोचिए क्या आंसर हो सकता है, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहली चीज जो है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल कोई भी एक टूल नहीं है, ये एक टेक्निक है, ठीक है। ये एक टेक्निक है कि आपको कैसे अपना डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा इंटरव्यू। इंटरव्यू एक टूल है, क्वेश्चनेयर और शेड्यूल है। अब मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है क्वेश्चनेयर। वाई? क्योंकि इंटरव्यू हमेशा हम कम लोगों का ले सकते हैं। अगर आप एक अर्बन एरिया की बात करें, वहां हजारों लाखों लोग हो सकते हैं, तो आप हर किसी का तो इंटरव्यू लोगे नहीं। उसमें आपको बहुत टाइम टेकिंग होता है, आप 100 150 ज्यादा लोग का इंटरव्यू नहीं ले सकते, वो बहुत ज्यादा ही टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है, ठीक है। तो आप इंटरव्यू तो जा नहीं सकते। रेटिंग स्केल भी आपका खत्म, क्योंकि वो एक टूल नहीं, एक टेक्निक है। शेड्यूल। शेड्यूल में क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और 10 क्वेश्चन दिए और आपने उसका आंसर बताया, फिर मैं उस क्वेश्चन को लिखूंगी, उस आंसर्स को लिखूंगी उस क्वेश्चन के सामने। तो शेड्यूल भी नहीं हो सकता। तो शेड्यूल, ये दोनों बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, इंटरव्यू एज वेल एज शेड्यूल। इससे हमारा आंसर क्या है? क्वेश्चन है। नाउ सेकेंड इज एथिकल नॉर्म्स। एक एथिकल नॉर्म्स का हमेशा क्वेश्चन आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, चाहे वो पेपर 1 हो और कॉमर्स वालों के लिए पेपर 2। एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर। हमेशा एथिकल नॉर्म्स की बात जब होती है, आपकी कॉपीराइट में बात होगी 100%, क्योंकि आप किसी का भी अगर डेटा ले रहे हो तो या लिटरेचर ले रहे हो तो आपको उसको साइट करना होगा, उसकी कॉपीराइट इश्यूज होते हैं। पेटेंटिंग पॉलिसी होती है, पेटेंट मतलब वो उसका खुद का काम है। डेटा शेयरिंग पॉलिसी में भी एथिक्स होते हैं, क्योंकि अगर जैसे आप कभी भी रिसर्च पेपर अगर पब्लिश कर रहे हो और आपका डेटा शेयर हो रहा है, तो वो भी एक एथिकल नॉर्म्स के अंडर शेयर नहीं हो सकता है। तो थीसिस फॉर्मेट इसका आंसर है, क्योंकि थीसिस फॉर्मेट में कोई भी एथिकल नॉर्म्स नहीं होता है। आप किसी भी तरीके का थीसिस फॉर्मेट बना सकते हो, आप इंट्रोडक्शन ले लो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर ले लो, ठीक है, और आपका नेक्स्ट डेटा एनालिसिस ले लो, या पहले आप कंपनी की प्रोफाइल ले लो। तो इसमें कोई भी एथिकल जैसी चीज नहीं है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका कॉपीराइट, पेटेंटिंग और डेटा शेयरिंग पॉलिसीज में क्या हो गया? एथिक्स चाहिए, मेरे थीसिस फॉर्मेट में कोई भी एथिक्स नहीं चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, अ रिसर्चर इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशंस। विच रिसर्च मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टडी? क्या होता है? मिड डे मील है, एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि इतना मिड डे मील प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो उसका क्या इफेक्टिवनेस है, क्या उसका आउटकम है? तो आपको समझ में आ गया इसके जो उसकी वर्डिंग है उससे ही समझ में आ गया क्वेश्चन की कि आपको किसी की भी इफेक्टिवनेस फाइंड आउट करनी है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि हमें इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है, हमें इसका आउटपुट जो भी है वो फाइंड आउट करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्सपोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि आपके कोई भी स्टेप के बाद क्या उसका एक्शन हुआ, क्या उसका आउटपुट हुआ, क्या उसका रिजल्ट हुआ, उसे हम एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च भी कहते हैं। हिस्टोरिकल नहीं हो सकता, बिकॉज ये हिस्टोरिकल डेटा से निकलता है। डिस्क्रिप्टिव सर्वे क्या होता है? आप किसी भी सैंपल के जो फैक्टर्स है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे कि मैंने 10 लोगों का इंटरव्यू लिया है, उसमें 50% मेल है, 50% फीमेल है, तो मैं उनके सैंपल को डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी।
एक्सपेरिमेंटल, मैं एक्सपेरिमेंट या कोई परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंटल साइंस वाली होती है, या फिर आप भी अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो वाला जो पार्ट है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको इफेक्टिवनेस फाइंड आउट करनी है किसी भी आपके मिड डे मील इंटरवेंशन की, या कोई भी पॉलिसी हो सकती है, ठीक है, या कोई भी अगर आपकी पावर्टी एलिवेशन पॉलिसी है, तो इस केस में हमारा आंसर होगा एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको क्या टिक करना है, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जब भी आप स्टेप्स पढ़ोगे किसी भी रिसर्च के, अगर आप कभी भी रिसर्च करोगे तो सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, या क्वेश्चन होना चाहिए, या आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो जब भी इस तरीके के स्टेप्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा आंसर होता है ऑब्जेक्टिव। तो हमें एक रिसर्च क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। ये डिजाइन, डेटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस तो बाद में आता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या रिसर्च में करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम एज इन। जब भी आप थीसिस लिखते हो तो वो रिसर्च आर्टिकल की तरह नहीं होती, क्योंकि रिसर्च आर्टिकल बहुत प्रिसाइज होता है, ठीक है। सेमिनार प्रेजेंटेशन भी, राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन भी एक रिसर्च आर्टिकल की तरह होती है, थोड़ी और प्रिसाइज होती है। कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप पेपर भी सेम चीज हो गई। एक डिजर्टेशन एक थीसिस की तरह आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप कभी भी मास्टर्स कर रहे हो तो आपको बोला जा सकता है कि आप डिजर्टेशन बनाइए, ठीक है, और अगर आप पीएचडी डॉक्टरेट कर रहे हो तो आपको कहते हैं थीसिस बनाइए। तो ये इसका एक छोटा पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसीडर्ड क्रिटिकल। तो जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिम की बात कर रहे हैं तो ये डेटा कलेक्शन विद स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल्स, sampling design with probability sample techniques, data collection with bottom-up empirical evidences, and data gathering to take place with top-bottom, top-down systematic evidence। ये चारों चारों ही इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिएगा ये इनमें से सिर्फ एक ही है। ऑल आर इंपॉर्टेंट, ऑल आर करेक्ट, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल कौन सा है। क्रिटिकल है हमारा डेटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंस। जब भी आप कोई भी क्वालिटेटिव रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, या थीसिस पढ़ेंगे, या डिजर्टेशन पढ़ेंगे, आप हमेशा ये देखेंगे कि जब भी इंटरव्यू लेने जाते हैं तो इट इज बैक्ड बाय एम्पेरिकल एविडेंसेस। जब तक आपके पास एम्पेरिकल एविडेंस नहीं होगा कि ये ऑलरेडी एक स्टडी हो चुकी है और हमारे पास ये कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, तो हम क्वालिटेटिव स्टडी पे नहीं जा सकते। अगर हमारे पास एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है, हमारे पास पास्ट लिटरेचर नहीं है कि इसमें स्टडीज हुई है, डेटा कलेक्ट हुआ है, तो आप इसके आगे जाके डेटा कलेक्शन नहीं कर सकते। तो आपको इसलिए हमेशा डेटा कलेक्शन जो करना पड़ेगा बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंस में करना पड़ेगा इन क्वालिटेटिव। सेवेंथ क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द सेट व्हिच हैज नेगेटिव इंप्लीकेशंस फॉर रिसर्च एथिक्स। तो हमें नेगेटिव इंप्लीकेशंस फाइंड आउट करनी है। रिसर्चर क्रिटिकली लुक्स, अभी इस वाले ऐसे क्वेश्चंस में हमें नैरोइंग डाउन करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो कैसे करेंगे? रिसर्चर क्रिटिकली लुक्स एट द फाइंडिंग्स ऑफ अनदर रिसर्च, इसका नेगेटिव इंप्लीकेशन नहीं है, ये सही है। तो जहां जहां ये वन होगा, फर्स्ट होगा, वो आपको कैंसिल हो जाएगा, वो आपका आंसर नहीं है। तो अब आपके पास दो बचे। रिसर्च रिलेटेड स्टडीज आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंसेस, यस दोनों में, क्योंकि इसका नेगेटिव इंप्लीकेशन होता है, आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। तो सेकंड थर्ड दोनों आंसर हो सकते हैं। अब हम फिर फंस गए, तो अब हमें फिर दूसरा थर्ड पढ़ना है। रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेड ऑन द बेसिस मेड द बेसिस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ये पॉजिटिव इंप्लीकेशन है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? ये नैरोइंग डाउन हो गया। फिर आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंस, इसका नेगेटिव इंप्लीकेशन होता है क्योंकि आप किसी भी रिसर्च का कंडक्ट नहीं पता कर सकते कि उसने क्या रिपोर्ट किया है। और बोथ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटिंग प्रोसेसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रीलिमिनरी स्टडीज, ऐसा नहीं होता है, रेगुलेशन नहीं होता, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। एट क्वेश्चन इज थोड़ा बड़ा है। इन अ रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस ऑन स्ट्रेस प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रन इन कंप्लीटिंग स्कूल प्रोजेक्ट्स, एक एक लाइन को आप डिकोड करिए। द हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड इज दैट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस डू इन्फ्लुएंस स्ट्रेस प्रोननेस। At the data analysis stage, a null hypothesis is advanced to find out the tenability of research hypothesis. On the basis of evidence available, the null hypothesis is rejected at 1% level of significance. What decision may be warranted in respect of the research hypothesis? अभी क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें दो हाइपोथेसिस लिए गए हैं। पहला हाइपोथेसिस जो है आपका वो नल है, और सेकेंड है अल्टरनेट। तो नल आपका क्या हो गया कि जो हमारे नल H नॉट
हमारा चाइल्ड रियरिंग जो कि प्रैक्टिसेस है उसका स्ट्रेस प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन पे कोई भी असर नहीं पड़ता। तो जब हम मानते हैं कि नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, तो वो हमारा क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस। सॉरी ये थोड़ा, और अल्टरनेट क्या होता है, H1 भी कह सकते हो, HA भी कह सकते हो। अगर आप कहोगे कि चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस का इफेक्ट है स्ट्रेस प्रोनेस में, तो हमारा क्या हो गया, वो अल्टरनेट हो गया। अब ये कह रहा है कि हमने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने का मतलब क्या है कि हमने अपना अल्टरनेट को एक्सेप्ट कर लिया। और अल्टरनेट क्या था हमारा, कि हमारा जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस का इफेक्ट है स्ट्रेस प्रोनेस पे, तो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो गया और नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो हम अल्टरनेट को एक्सेप्ट करते हैं। अल्टरनेट हमने क्या लिया था, दैट द इफेक्ट ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस का हमारा इफेक्ट है, तो रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया कि हाँ होता, इफेक्ट होता है। ठीक है, now question है, the principal of a school conducts an interview session of teachers and students with a view to explore the possibility of their enhanced participation in school program। तो ये किस टाइप की रिसर्च हुई, इवेल्युएशन हुई नहीं, फंडामेंटल हुई नहीं, क्योंकि फंडामेंटल प्योर साइंस होती है। एक्शन अप्लाइड में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों, ये सबसे पहले तो जब भी आप कोई भी रिसर्च, कोई भी क्वेश्चन आए कि ये वाली रिसर्च फाइंड आउट करने का, ये फाइंड आउट करना चाह रही है कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। जब भी आप फील्ड में जाओगे पता करने कि इसका इफेक्ट क्या हुआ, तो वो क्या हो गई, एक्शन रिसर्च। और अगर आप उसको अप्लाई करने चले जाओगे कि हम, अब जैसे कि आपने कहा कि टीचर स्टूडेंट का जो भी रिलेशन है वो पार्टिसिपेशन को एनहांस नहीं कर रहा है, तो अब आप पॉलिसी बनाओगे तो वो हो गई अप्लाइड। लेकिन अभी आपने फर्स्ट स्टेज पे क्या किया, आपने फाइंड आउट किया कि कर रहा है या नहीं, तो वो हो गई हमारी एक्शन रिसर्च। वेरी इजी। लास्ट क्वेश्चन है, इन डूइंग एक्शन रिसर्च, अभी हमने एक्शन रिसर्च के बारे में पढ़ा तो उसके स्टेप्स आप पता कर लीजिए। जैसे कि उन्होंने पहले क्या किया, प्लान किया कि हमें टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन फाइंड आउट करना है कि उसका उस पर एनहांस पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं। तो पहले आपने प्लान किया, फिर आपने एक्ट किया, फिर आपने फाइंड आउट किया, आपने कोई भी टेक्निक ली। ठीक है, उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको आप फिर क्या करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे। उसके बाद आप अप्लाई करोगे उस चीज को कि हमें ये चीज यूज करनी चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर हो गया सेकंड। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपको इस तरीके से उनको समझना है। अब आपने इन क्वेश्चन से आपको बहुत चीजें पता चली, हाइपोथेसिस के बारे में, एक्शन रिसर्च के बारे में, स्टेप्स के बारे में। और क्वेश्चंस के साथ मैं आऊंगी और ऐसे डिटेल एक्सप्लेन करूंगी आपको, क्योंकि आप कभी नहीं भूलोगे। ओके।